वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप हमारी टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, तो आप हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज के साथ सेटिस्फाइड हैं उसके साथ देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 92 दिया है, 92 का संबंध 121 से दिया है। इसी प्रकार आपको कोई ऐसा युग्म ढूंढना है जिसमें ऐसा रिलेशन दिखे। तो देखिए 92 और 121 अगर आप डिफरेंस के साथ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 29 का डिफरेंस है। अब किसी भी विकल्प में आपको 29 का डिफरेंस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो डिफरेंस वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। अब देखिए अगर आप इसको ना 9 और 2 को जोड़ दीजिए, 9 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 121, मतलब अंकों को जोड़ करके उसका वर्ग किया गया। तो इस प्रकार आप देखिए किस विकल्प में ऐसी परिस्थिति मिल रही है जहां पर अंकों को जोड़कर वर्ग किया गया। देखिए 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 मिलेगा। ये विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्या यही तरीका लागू हो रहा है, इसको चेक करने के लिए आगे भी हम लोग देखते। देखिए 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, नहीं है ना। 3 2 5 का स्क्वायर नहीं है ना। 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर नहीं। तो इसमें आपको जो पैटर्न चल रहा था, डिजिट्स को जोड़ा गया था और उसका वर्ग किया गया था। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, अमित सारा का भाई है। तो यहाँ पे बना लेते। देखिए जो अमित है, ठीक है, अमित भाई है, किसका भाई है, सारा का। ठीक, आगे बोला जा रहा है अभिषेक राजू के पिता है। जो अभिषेक है ना, अभिषेक अब यहाँ पे A B लिख लेते हैं ना। अभिषेक जो है पिता है, किसके पिता है, राजू के। अभी इंफॉर्मेशन नहीं था कुछ तो हमने साइड में रख लिया। देखिए राजू सारा का बेटा है। देखिए जो राजू है ना सारा का बेटा है। देखिए अभिषेक पिता है तो मतलब सारा माँ हो जाएगी, सारा माँ हो जाएगी, अभिषेक पिता हो जाएंगे और राजू क्या हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा। यहाँ पे ये सेट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, सारा अमित से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो सारा है, सारा अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रश्न खाली घुमाया गया। देखिए पहले ही बोला गया है कि अमित सारा का भाई है, तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा था कि या तो इसका भाई होगा या तो बहन होगा। अब जेंडर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया था, तो जिससे जेंडर भी क्लियर हो चुका है। सारा अमित, देखिए सारा अमित का क्या हो जाएगी, सारा अमित की बहन हो जाएगी। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सारा अमित की बहन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए अंग्रेजी के शब्दकोश को आप व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा ऐसा शब्द होगा जो तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए अंग्रेजी के हिसाब से अगर व्यवस्थित करेंगे तो एच है, तो एच तो सब में कॉमन है, एच से कोई वो नहीं मिला। देखिए अब आप देखेंगे तो सबसे पहले ए वाला आएगा, है ना, इसके बाद ई आएगा, इसके बाद ओ आएगा, फिर लास्ट में यू आएगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, सबसे पहले नंबर पर हैबिट आएगा, मतलब सी सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर आपका देखिए हेनरी आएगा, मतलब बी आ जाएगा। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, हॉर्स आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। और इसके बाद एक हंगर बचा तो चौथे नंबर पे चला जाएगा। तो ये अक्षर का क्रम हो जाएगा, सॉरी शब्दों का क्रम हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर हॉर्स आएगा। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आपके सामने दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंक आगे आएगा। मतलब आपको ये बताना है ना कि इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, मतलब अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए
8 से क्या हो गया 16 हो गया है ना, 16 से 32 हो गया, 32 से 64 हो गया, और 64 से क्या होगा और फिर उस संख्या से 256 हो जाएगा। तो आप इस सीरीज को देखेंगे तो बड़े इत्मीनान से आपको आंसर दिख रहा है। 8 गुणे 2 16 मिलेगा, 16 गुणे 2 32 मिलेगा, 32 गुणे 2 64 मिलेगा, और 64 में जब 2 का गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 128, और ये सही ऑप्शन है, यानी चेक करने के लिए 128 में 2 से गुणा कराएंगे तो 256 विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 विकल्प बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर देखिए। अगर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। मतलब एक संख्या ऐसी है जो 3 संख्याओं से अलग है, आपको वो संख्या पहचानना है कि कौन सी वो संख्या है जो अन्य 3 संख्याओं से अलग है। तो देखिए यहाँ पर आप 37 दिया है विकल्प में, 83 दिया है, 89 दिया है और 69 दिया है। अगर आप इन सभी विकल्पों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 37, 83 और 89 ये संख्याएं एक आपके प्राइम नंबर है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। और इसके बाद जो 69 दिया मतलब 69, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। डी अन्य संख्याओं से भिन्न है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसलिए आप कुछ अभाज्य संख्याओं को याद रखिएगा। कम से कम 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7। अगर हम 10 तक की बात करें तो 4 अभाज्य संख्या मिलेगा। इसके बाद 11, 13, 17, 19। अब 20 तक की बात करेंगे तो इतनी अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद देखिए 23, 23 के बाद 29, ये आपको अभाज्य संख्या यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद और अगर आगे बढ़ेंगे तो जैसे 31 हो गया, ये स्टाइलिश सही चल नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे 31 हो गया। 31 के बाद देखिए आपको मिलेगा 37, ये अभाज्य संख्या है ना। इसके बाद और भी आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे फिर 41, 43 और 47, ये अभाज्य संख्याएं है ना। इसके बाद और अगर आप आगे आएंगे तो देखिए 53, 53 के बाद 59, ये अभाज्य संख्या। फिर 61, 61 के बाद 67, ठीक। इसके बाद 71, 73, 79, 83, फिर और भी आगे बढ़ेंगे तो 85 नहीं है, 87 नहीं है, और 89, फिर 91 नहीं है, 93 नहीं है, 97 है ना। तो देखिए ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स है ना, इन सबको आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प में क्या क्या दिया था, देखिए 83 दिया है, ये प्राइम नंबर है ना। 89 दिया है, ये भी प्राइम नंबर है ना। और क्या दिया है 37 दिया, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसके बाद जो 69 ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये आंसर याद रखना है। बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये आपके कुछ प्राइम नंबर है जो 1 से 100 के बीच में आते हैं। ये टोटल 25 होंगे। देखिए 4 यहाँ पर है, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 2 12, 3 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 1 से लेकर के 100 के बीच में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, तो 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं ना। 1 से 100 के बीच में 25 है। 1 से 50 के बीच में अगर पूछेगा तो 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप ये सब डेटा याद रखिएगा, यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन बने तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न ये, यदि 1 सितंबर 2023 को शुक्रवार था तो 3 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए इस प्रश्न को आप बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं और स्मार्ट अप्रोच के साथ भी हल कर सकते हैं। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या समझिएगा, आपने सीख रखा है अगर नॉर्मल ईयर होता है तो इसका फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा क्या होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम रहता है, ठीक। और अगर लीप ईयर होता है तो जो फर्स्ट डे होता है उससे एक आगे का दिन होता है लास्ट डे, है ना। मतलब जो फर्स्ट डे है उससे एक आगे आपको मिलेगा लास्ट, ठीक। मतलब यहाँ पे +1 रहेगा लास्ट डे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 1 सितंबर 2023 का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो 1 सितंबर 2023 से अगर आप समय की शुरुआत करेंगे, 1 सितंबर 2023, अगर यहाँ से वर्ष की शुरुआत हो रही है तो ये 31 अगस्त 2024 पर एक वर्ष हो जाएगा। 2024 कैसा समय है, लीप ईयर है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे शुक्रवार था तो 31 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, शनिवार हो जाएगा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है कि 31 अगस्त 2024 को क्या होगा, शनिवार होगा। अब चलिए आगे समझते। देखिए अगर 31 अगस्त 2024 इस दिन आपका है सैटरडे, अब आपको जाना है 3 दिसंबर तक, तो आप यहाँ से दिन निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 31 अगस्त के बाद सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन,
है ना। इसके बाद दिसंबर में कितने दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए, है ना, ये रख सकते हैं। या फिर आप ये ना निकाल करके डायरेक्टली आप ऑड डेज को भी देख सकते हैं, है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो ऑड डेज से देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। क्योंकि देखिए जब 7 दिन से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ऑड डेज यहाँ पे सितंबर में कितने, 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और 3 दिसंबर का, है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 3 3 6 2 8 और 8 और 2 10, है ना। यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब 10 में आप भाग करेंगे 7 से, है ना, तो आपको मिलेगा 3 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब जो ऑड डेज आ रहे हैं, ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब ऑड डेज 3 कहने का मतलब सैटरडे में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा मंगलवार, विकल्प ए, है ना। ये प्रश्न मैंने आपको बेसिक से बताया, बिना फार्मूले के साथ आप आराम से कैलकुलेट कर सकते, अन्यथा आप फार्मूले के साथ भी कर सकते हैं, है ना। ये समझाने में समय लगे, अगर आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगा तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे देखिए अगर माइंड में कैलकुलेशन चल रहा है तो माइंड में क्या क्या चीजें चलेगी मैं उसको लिख रहा हूँ। देखिए माइंड में आपके पहले इतना चलेगा, 1 सितंबर 2023 को शुक्रवार है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपको आना है 3 दिसंबर 2024 तक। 2024 का मतलब क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब अगर हम 31 अगस्त 2024 की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको मिलेगा सैटरडे। आपके दिमाग में ये चला 31 अगस्त 2024 को सैटरडे। फिर आप सितंबर के 30 दिन का मतलब सितंबर में ऑड डेज 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर में 3, है ना। ये टोटल 10 ऑड डेज मिल रहे हैं। ऑड डेज की संख्या कभी 6 से ज़्यादा नहीं होती, तो 7 से भाग करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा। मंगलवार में शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो आपको मंगलवार मिल जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प ऐसा है जो विषम है। देखिए ए जेड, देखिए यहाँ पे ए का विपरीत एक छोड़ के लिखा है बी वाई, है ना, मतलब ये विपरीत का रिलेशन ऐसे है। इसी प्रकार देखिए एस एच, है ना, मतलब ये भी विलोम है, विपरीत है ना। टी जी ये भी सही है। देखिए डी डब्ल्यू के पी ये भी सही, लेकिन यहाँ पे देखिए जी टी आई आर जो अंतिम विकल्प है ना, देखिए इससे पहले जो 3 विकल्प है लेटर और लेटर का अपोजिट, है ना, ये दोनों इस हिसाब से रखा गया है। मतलब यहाँ पे ऐसे रखा गया कि लेटर और उसका अपोजिट दूर दूर है, लेकिन इसमें लेटर और उसका अपोजिट पास पास रख दिया गया है, तो ये विकल्प अलग हो चुका है सबसे। तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर जिक्र किया गया है यदि z बराबर 1 और स्ट्रेन बराबर 81 तो कॉटन बराबर क्या होगा। देखिए z बराबर 1, आप समझिए z की प्लेस वैल्यू होती है 26 न लिख करके 1 लिखा गया, मतलब अपोजिट प्लेस वैल्यू लिखा गया। यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, अपोजिट रखा गया। बाकी कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए s की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, अगर s के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 19 होता है तो अपोजिट में 8 मिलेगा, है ना। मैं डायरेक्ट ऐसे प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना। s की प्लेस वैल्यू 8, टी का होता है 20 तो 20 न लिख करके आप लिखेंगे 7, है ना। आर का होता है 18 न लिख करके लिखा जाएगा 9। ए का होता है 1 न लिख करके लिखेंगे 26। आई का होता है 9 न लिख करके लिखेंगे 28 में बोल गया, माफ कीजिएगा। और एन का होता है 14 न लिख करके लिखेंगे 13। अब इन सबको ऐड कर दो। देखिए 8 7 15 में 9 जोड़ेंगे 24 और 26 हो जाएगा 50, है ना। 50 और 18 जोड़ेंगे तो 68 में 13 जोड़ेंगे 81। आपको ये एकदम कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे जो कोड दिया है ये प्लेस वैल्यू का अपोजिट दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कॉटन का कोड क्या होगा। देखिए कॉटन के लिए सी की प्लेस वैल्यू है 3 तो 3 न लिख करके आप लिखेंगे 24। ओ की प्लेस वैल्यू है 15 न लिख करके लिखा जाएगा 12, है ना, क्योंकि अपोजिट निकाल कर रखा जा रहा है। टी की बात करेंगे तो 7, फिर से टी की बात करेंगे 7, ओ की बात करेंगे 12 और एन की बात करेंगे तो 13। 12 और 13 25 में 7 जुड़ा 32 और 7 39, है ना। 39 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 39 में 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 51 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो 75। इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। तो 9 का विकल्प बी होगा, आपने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10 पर यहाँ पर दिया गया यदि 8 मार्च 2019 को शुक्रवार है तो 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। आपको पता है, देखिए 8 मार्च 2019 यहाँ का इंफॉर्मेशन दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है 8 मार्च 2021, है ना। आप एकदम इत्मीनान से फार्मूले के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हो और बेसिक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बोलेगा, फार्मूला ये बोलेगा कि 8 से 8 कट जाएगा, मार्च से मार्च कट जाएगा, 2019 से 2021 पर आना है। देखिए
जिस वर्ष पर जाना होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो 2019 में ऑड डेज की संख्या होती है 1 और 2020 में ऑड डेज की संख्या हो जाएगी 2, है ना। 1 और 2 ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 ऑड डेज मतलब जो फ्राइडे है, फ्राइडे में 3 जोड़ेंगे तो सैटरडे, संडे और मंडे। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप इसको बेसिक तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये भी देख लीजिए। देखिए बेसिक तरीका क्या बोलेगा, 8 मार्च 2019, है ना। इस दिन कौन सा दिन है? इस दिन आपका है फ्राइडे। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो 7 मार्च 2020 को ये वर्ष खत्म हो जाएगा। ये फ्राइडे था और ये कौन सा दिन है? ये लीप ईयर है ना। लीप ईयर का मतलब यहाँ से एक आगे मिलेगा, सैटरडे मिल जाएगा, ठीक, सैटरडे मिल जाएगा, है ना। अब देखिए इसी तरीके से जब हम और बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ा जाएगा, कहाँ गया, है ना, 7 फिर देखिए 7 मार्च से अगर आपका समय शुरुआत हो रहा है तो ये 6 मार्च को खत्म हो जाएगा। 6 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा। तो 2021 को कौन सा दिन रहेगा? फिर से आपको मिलेगा सैटरडे, है ना। तो सैटरडे मिल चुका है। अब 6 आपको दे रखा है, 6 से आपको कहाँ तक जाना है? 8 तक जाना है। तो 7 को संडे हो जाएगा और 8 को मंडे हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ से भी सही मिल रहा है। आप चाहे किसी भी प्रकार से देखिए, आपके उत्तर पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है HKSP, इसको ऐसे लिखा गया तो आपसे बोला जा रहा है ALZO को क्या लिखा जाएगा। देखिए H की प्लेस वैल्यू होती है 8, 8 न लिख करके 19 लिखा गया, मतलब इसका अपोजिट लिखा गया। K की प्लेस वैल्यू होती है 12, 11, 11 न लिख करके 16 लिखा गया। इसी तरीके से S की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 न लिख करके 8 लिखा गया। और P की प्लेस वैल्यू है 16, 16 न लिख करके 11 लिखा गया। तो आपको पता चल चुका है प्लेस वैल्यू का अपोजिट लिखा जा रहा है। A की प्लेस वैल्यू होती है A का अपोजिट होगा 26। देखिए अब किस किस विकल्प में 26 से शुरुआत नहीं, विकल्प ए की शुरुआत 26 से नहीं और विकल्प डी की शुरुआत 26 से नहीं, तो 2 विकल्प कैंसिल हो गए। एल की बात करेंगे, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, तो 12 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। और जैसे आप 15 लिखेंगे तो आपको ये सही ऑप्शन मिल जाएगा सी, है ना। तो देखिए जब कई बार क्या होता है ना कि प्रश्न को आपको पूरा हल भी नहीं करना है, आपको इत्मीनान से देखना है, आप देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न आज की स्लाइड का यहाँ पर दे रखा है, ऑफिसर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के समान अक्षर आते हैं? ठीक है, देखिए अब बात करेंगे ऑफिसर, OFFICERS। जब कभी मिलेगा आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णमाला के समान अक्षर आएंगे, तो इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप आराम से गिन लीजिए। देखिए O है PQRSTUV, नहीं मिला, है ना, O को छोड़ दीजिए, है ना। F से आइएगा, FGHIJKL, नहीं मिला, है ना। F से देखिए GHIJK, नहीं मिला। I से बात करेंगे JKLM, कोई नहीं है, है ना। C से देखेंगे DE, नहीं है। E से भी नहीं है। R से S, एक मिला, है ना। R से S एक मिल गया। अब देखिए अपोजिट में देख लेते हैं। देखिए S के बाद TUVWXYZ, कोई नहीं है। R के बाद देखिए STUVWX, नहीं है। E से देखेंगे FGHIJ, नहीं है। C से देखेंगे DEF, देखिए यहाँ पर एक और मिल गया। अपोजिट में आप देखेंगे तो एक और मिल गया, 1 + 1, है ना, ये हो गया। आई से देखेंगे जे नहीं है, फिर इधर नहीं है। तो यहाँ पे 2 इसके मतलब ऐसे वर्ड दिए गए, ऐसे अक्षर दिए गए जिनमें मतलब उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आज की ये क्लास रही, है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने RO के लिए कुछ रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।